नमस्कार दोस्तों, डेट आज की 5 मई 2025 है। स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। आज देखो 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे, तीनों डिटेल से। सबसे पहले इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, एलओसी पर बार बार पाकिस्तान सीज फायर अंडरस्टैंडिंग का वायलेशन कर रहा है, वहाँ पे फायरिंग हो रही है बार बार। क्या रीजन्स हैं? पाकिस्तान बार बार सीज फायर अंडरस्टैंडिंग का वायलेशन क्यों करता है, क्या रीज़न है, डिटेल से कंसेप्चुअल ढंग से इस आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे। दूसरा आर्टिकल फिर हम डिस्कस करेंगे एनजीओ से रिलेटेड। एनजीओज को मिलने वाली जो फॉरेन एड है वो कम हो गई है, क्यों कम हो गई है, क्या मायने हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल में। डिमाइस ऑफ फॉरेन एड इन इंडिया। तीसरा आर्टिकल बिजनेस लाइन का गिग वर्क से संबंधित है। डिस्कशन हम स्टार्ट करें उससे पहले देखो, सैटरडे को मैंने ना आपसे क्वेश्चन पूछा था, क्या हम डेली अब एथिक्स का कंसेप्ट इंक्लूड करना स्टार्ट करें या फिर प्री के बाद करें। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये बोला कि सर प्री के बाद करते हैं, 10-15 दिन की बात है, अभी हम प्री की तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोगों ने ये बोला सर अभी स्टार्ट कर दीजिए, यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है या फिर आरएएस का एग्ज़ाम है, अभी स्टार्ट कर दीजिए। तो मैंने बीच का सोल्यूशन निकाला कि कल से हम ना एक केस स्टडी डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि जिनका यूपी या फिर आरएएस का एग्ज़ाम होगा उनका केस स्टडी पोर्शन इतना तैयार हो जाएगा, और जो यूपीएससी वाले हैं उनको भी केस स्टडी में ज़्यादा दिमाग तो देखो लगाना नहीं पड़ेगा, बस मेंटल एबिलिटी थोड़ी और बढ़ जाएगी, सोचने का तरीका खुल जाएगा। तो इसलिए दोनों को फ़ायदा हो जाएगा। अभी 10-15 दिन जितने भी प्री को टाइम बाकी है, 20 एक दिन, तो इतने समय में हम केस स्टडी डिस्कस कर लेते हैं और जैसे ही प्री होगा फिर थ्योरी वाला पोर्शन स्टार्ट कर देंगे। तो फिर कल से हम केस स्टडी ही डिस्कस करेंगे। आज कोर्ट लास्ट दिन है कोर्ट का। कोर्ट वैसे भी ना रिपीट होने स्टार्ट हो गए हैं, बहुत कोर्ट हमने डिस्कस कर लिए, बहुत ज़्यादा, तो अब बार बार रिपीट हो जाते हैं कोट। तो आज का कोट क्या है? रूमी का कोट है, इफ एवरीथिंग अराउंड यू सीम्स डार्क लुक अगेन यू मे बी द लाइट। इसका मतलब क्या है? जिंदगी में देखो कई बार ऐसे मोमेंट्स आते हैं, हर तरफ नेगेटिविटी, कोई स्पोर्ट नहीं दिख रहा है, कोई रास्ता साफ नहीं दिख रहा है। ऐसे में रूमी कहते हैं रुक जाओ, फिर से देखो, शायद तुम ही वो रोशनी हो जिसको तुम ढूंढ रहे हो। समझ गए? जैसे आपको एग्जाम्पल देता हूं, आप सिविल सर्विसेज से संबंधित एग्जांपल ले लीजिए। जब सिस्टम फेल हो रहा हो तो एक सिविल सर्वेंट को यह समझना होगा कि मैं खुद ही सॉल्यूशन हूं। 2015 में चेन्नई फ्लड्स आई थी, पूरा सिटी बंद हो गया था, तो उस समय एक आईएएस ऑफिसर थे यू सगायम। जो ये आईएएस ऑफिसर थे ना यू सगायम, बिना किसी हाई लेवल ऑर्डर के इन्होंने खुद से रिलीफ कैंप सेटअप करवाए, बोट्स अरेंज करवाई, राशन पहुंचाया। तो वो खुद ही एक रोशनी बन गए। जब पूरा सिस्टम फेल हो रहा था, उन्हें कुछ मदद नहीं मिल रही थी, खुद उन्होंने प्रोएक्टिव एक्शन लिए। तो कई बार देखो गवर्नेंस में ना पॉलिसी पैरालिसिस आता है, ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं हमारे पास पावर्स नहीं है, बट देखो एक जो प्रोएक्टिव ऑफिसर होगा ना वो डार्कनेस में खुद लाइट बन जाता है। जैसे आर्मस्ट्रॉन्ग पामे, इनका एग्जाम्पल तो बहुत फेमस है। आईएएस ऑफिसर है मणिपुर से, खुद पैसा जोड़ा 100 किलोमीटर का रोड बनवाने के लिए रिमोट विलेज में। कोई फंडिंग नहीं ली सरकार से, कोई ऑर्डर नहीं था, बस खुद का विजन था कि यार रोड बनवाना है, तो लोगों की मदद से उन्होंने वो रोड बनवा दिया। हर तरफ नेगेटिविटी थी, लेकिन आर्मस्ट्रॉन्ग जो ऑफिसर थे खुद ही लाइट बन गए। समझ रहे हो? तो ये मतलब है इस कोट का। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल डिमाइस ऑफ फॉरेन एड इन इंडिया से संबंधित है। मतलब इंडिया में फॉरेन एड मिलना अब बंद हो गया है, बहुत कम हो गया है। आप सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेक्स्ट क्या है? कंटेक्स्ट देखो ये है, यूएस के राष्ट्रपति ट्रंप ने ना यूएस एड का जो बजट है ना बहुत कम कर दिया है। यूएस एड ऑर्गेनाइजेशन से ना विभिन्न देशों को मदद मिलती थी, एड मिलती थी डेवलपमेंट के लिए, गरीबी से निपटने के लिए, लेकिन ट्रंप ने ऑलमोस्ट इस ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर दिया है। तो इंडिया किस प्रकार से प्रभावित होगा? देखो जब हम एड की बात करते हैं ना, फॉरेन एड का मतलब होता है एक देश दूसरे देश को पैसा देता है, सामग्री देता है, सामग्री मतलब गुड्स वगैरह दे देता है, सामान वगैरह, या फिर सर्विसेज देता है, तो ये होती है फॉरेन एड। इसका मतलब होता है दूसरे देश की मदद करना डेवलपमेंट में, या फिर डिजास्टर से निपटने में, या फिर ह्यूमैनिटेरियन हेल्प करना। मतलब समझ गए? ये जो आर्टिकल है ना थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से पॉइंट वाइज फॉर्म में मैं आपको कवर करवाता हूं। फॉरेन एड का मतलब समझ गए आप? जब एक देश दूसरे देश की मदद करता है किसी भी फॉर्म में, वो हो सकती है पैसों की फॉर्म में, वो हो सकती है
सर्विसेज की फॉर्म में, मदद हो सकती है गुड्स की फॉर्म में। मदद क्यों करता है एक देश दूसरे देश को? ए बी देश को मदद क्यों करता है? डेवलपमेंट के लिए मदद कर सकता है, डिजास्टर से निपटने के लिए मदद कर सकता है, या फिर किसी भी तरह की ह्यूमैनिटेरियन मानवता के लिए हेल्प हो सकती है। अब ये जो फॉरेन एड होती है ना, दो टाइप की होती है। एक होता है ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस, यानी सरकार से सरकार हेल्प। फॉर एग्जांपल यूएसए ने इंडिया को दी या फिर इंडिया ने नेपाल को दी, ये सरकार टू सरकार हेल्प होती है, ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस है। नेक्स्ट है प्राइवेट एड। प्राइवेट एड मतलब एनजीओज या फिर इंडिविजुअल्स के जरिए, एनजीओज या फिर इंडिविजुअल्स के जरिए। फॉर एग्जांपल यूएसए का कोई एनजीओ है, इंडिया में मदद कर दे, यूएसए का कोई इंडिविजुअल है, वो मदद कर दे इंडिया में किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो ये होती है प्राइवेट एड। अब इंडिया ने देखो 1947 के बाद ना विभिन्न देशों से खूब मदद मांगी। हमारा देश आज़ाद हुआ था नया नया, बहुत गरीब था, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, बहुत गरीबी थी, खाने के लिए अनाज नहीं था, वो तो ग्रीन रेवोल्यूशन बाद में आया। तो उस समय देश की इकोनॉमी कमज़ोर थी, हमारे गोल बड़े थे, और तो ये मान लिया गया कि सरकार के अकेले की बस की बात नहीं है, तो एड मांगा गया। तो 1955 से लेके 1965 के बीच में वेस्टर्न कंट्रीज से हमें खूब मदद मिली। ज़्यादातर मदद वेस्टर्न नेशन से आई। सरकार के अलावा कुछ जो मदद थी फॉरेन एनजीओ से भी आई। तो ये गोल्डन पीरियड था फॉरेन एड के मामले में। अगर हम देखें तो 1955 से लेकर 1965 के बीच में मदद दोनों को मिली, सरकार को भी मिली और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को मिली। इंडिया ने इस मदद का इस्तेमाल किया इकोनॉमिक और सोशल प्रोग्राम्स को आगे ले जाने के लिए। लेकिन देखो 1970s के बाद में ना फॉरेन एड इंडिया को मिलना बहुत कम हो गई, और 1990s जब एलपीजी रिफॉर्म हमारे देश में आ गए थे ना, इकोनॉमी लिबरलाइज हो गई थी, तो उस समय तो देखो जो ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस था, यानी दूसरे देशों की सरकारों से हमारे देश की सरकार को जो मदद मिलती थी, सरकार टू सरकार मदद, वो तो देखो देश की जीडीपी का एक नाममात्र परसेंटेज रह गई थी, बिल्कुल नेग्लिजिबल हिस्सा रह गई थी। मतलब 1990s आते आते इंडिया को फॉरेन एड मिलना बंद हो गई थी, कम हो गई थी, और इंडिया को चाहिए भी नहीं थी। एलपीजी रिफॉर्म के बाद में तो इंडिया ने बोला भाई हमें मदद वगैरह नहीं चाहिए, हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, हमें एफडीआई चाहिए, ये लेके आओ, हम ट्रेड करना चाहते हैं। हम दूसरे देशों को मदद नहीं चाहते आज के समय में, हम दूसरे देशों से कोऑपरेट करना चाहते हैं। क्लाइमेट चेंज से संबंधित इश्यूज पे, टेक्नोलॉजी से संबंधित इशू पे हम कोऑपरेट करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं। हमें यह चाहिए आज के समय में, ना कि मदद। क्या चाहिए? हमें चाहिए एफडीआई, हमें चाहिए इन्वेस्टमेंट, हमें चाहिए ट्रेड, हमें चाहिए टेक्नोलॉजी पे कोऑपरेशन, हमें चाहिए क्लाइमेट चेंज पे कोऑपरेशन। तो ये सब हमें आज के समय में चाहिए। इसके बाद राइटर बोलते हैं ट्रंप ने तो देखो यूएस एड कट की, लेकिन यूरोपियन नेशंस ने भी ना विभिन्न देशों को जो एड दी जाती है ना उसे बहुत बंद कर दिया है, कम कर दिया है। रीजन देखो ये है, ग्लोबल कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जैसे रशिया यूक्रेन के बीच में वार, और एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट्स यूरोप में भी इमर्ज होकर आए हैं। खुद यूरोप की इकोनॉमी स्लो डाउन कर रही है, तो यूरोप वालों को लगता है कि यार क्या ही मदद दें, हमारे खुद की दिक्कत हो रही है, खुद इश्यूज इतने सारे हैं, तो दूसरे देशों की क्या ही मदद करें। और वेस्टर्न कंट्रीज देखो अब इंडिया को वैसे भी एड वर्दी नहीं मानते। उनको लगता है कि इंडिया को अभी एड देने का फायदा नहीं है, क्योंकि इंडिया की जीडीपी काफ़ी ज़्यादा है। 2047 से पहले इंडिया ने विकसित भारत का लक्ष्य रखा है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है इंडिया की। इंडिया आज के समय में स्टेबल कंट्री है, ग्रोइंग कंट्री है, और इंडिया में वैसे भी जब मदद आती है ना दूसरे देशों से, तो उसे शक की निगाहों से देखा जाता है। जैसे इमरजेंसी के बाद ही ये नैरेटिव बन गया था कि फॉरेन हैंड है, मतलब जो ये मदद दी जाती है एनजीओज के द्वारा, ये इंडिया में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पैदा करने के लिए दी जाती है, ये डेवलपमेंट के रास्ते में रुकावट पैदा करते हैं। ये जो फॉरेन से एड आती है ये इंडिया के डेवलपमेंट के रास्ते में रुकावट डालते हैं, और फॉरेन एड जो आती है पर्टिकुलर पार्टी को फेवर करने के लिए आती है। तो इन सब इश्यूज के लेंस से देखा जाता है हमारे देश में, जब भी फॉरेन एड आती है शक की निगाहों से देखा जाता है कि फॉरेन एड क्यों आई है। इसके बाद देखो बात की जाती है एनजीओज की। देखो सरकार को एड नहीं मिल रही है, सरकार को फर्क पड़ता नहीं है,
हमारे देश ने वैसे भी ग्रो किया है, डेवलप किया है, बट एनजीओज को एड नहीं मिल रही है, ये चिंता की बात है, राइटर बोलते हैं। क्योंकि एनजीओज क्या करते हैं, एनजीओज देखो ग्रास रूट लेवल पे ना सरकार की कमी को फुलफिल करते हैं। कई बार सरकार ना बिल्कुल जड़ों में नहीं जा पाती, सरकार को पता ही नहीं लगता कि कौन से एरिया में कई बार कितनी ज़्यादा अंडर डेवलपमेंट है, तो वहाँ पे पहुँचते हैं एनजीओज जहाँ पे सरकार नहीं पहुँच पाती। इसके अलावा एनजीओज ना गवर्नेंस का सच दिखाते हैं कि देखो भैया सरकार काम नहीं कर रही है, तो एनजीओज सरकार के वॉचडॉग के तौर पे भी काम करते हैं। फिर देखो ग्राउंड लेवल पे पॉलिसी रिफॉर्म लेके आते हैं एनजीओज, लेकिन एनजीओज को मदद नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब एनजीओ फिर काम नहीं करेंगे, एनजीओज काम नहीं करेंगे तो नुकसान ज्यादा होगा। राइटर बोलते हैं देखो आजादी से पहले ना एनजीओज पब्लिक डोनेशन से चलते थे, लोग डोनेट करते थे एनजीओज को, और एनजीओज की काफी पवित्रता थी। लेकिन बाद में धीरे धीरे लोगों को थोड़ा विश्वास होना कम हो गया एनजीओज के ऊपर, तो 1960s में ना एनजीओ चलने लगे, एक तो गवर्नमेंट से मिलने वाले फंड की सहायता से, एक फॉरेन एड की सहायता से। ये 1960s की बात है। फिर देखो 2013 में सरकार ने सीएसआर मैंडेटरी कर दिया कुछ कंपनीज के लिए, तो फिर एनजीओज को ना कंपनीज से फंड मिलना स्टार्ट हो गया। तो ये पूरी टाइमलाइन है, आजादी से पहले जनता डोनेट करती थी, आजादी के बाद फॉरेन एड और सरकार से पैसा मिलता था, लेकिन 2013 में कंपनी एक्ट आने के बाद में सीएसआर से फंड मिलता है। अब क्या हो रहा है, अब देखो एनजीओज का जो फंडिंग है ना वो डिक्लाइन कर रहा है। 2000 एक डेटा था, चलो कोई बात नहीं, वैसे ही बता देता हूं। 2017-18 से लेके 21-22 के बीच में एनजीओज को 88,882 करोड़ रुपए रिसीव हुए। लेकिन देखो एफसीआरए डेटा क्लियर नहीं है कि फॉरेन से कितना पैसा हासिल हुआ। आप पूछोगे सर ये एफसीआरए बताओ, एफसीआरए का क्या चक्कर है। देखो जब कोई एनजीओ फॉरेन से मदद लेता है ना, पैसा लेता है, एड लेता है, तो उस चीज को रेगुलेट किया जाता है एक एक्ट के द्वारा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 1976 में आया था। डिपार्टमेंट कौन सा है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर इसे रेगुलेट करती है। पर्पज क्या था इस एक्ट को लाने का, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। इस एक्ट का पर्पज ये था कि जो भी एनजीओज फॉरेन से पैसा ले रहे हैं ना, सबसे पहले वो अपने आप का रजिस्ट्रेशन करवाएं, और पैसे का इस्तेमाल, फॉरेन से पैसा ले रहे हैं तो पैसे का इस्तेमाल सिर्फ डिफाइंड रूल्स के हिसाब से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फॉरेन से पैसा ले लिया और कुछ भी कर रहे हो, नहीं, डिफाइंड रूल्स होने चाहिए। अब ये जो एक्ट है ना बार बार अमेंड हुआ है 2010 से 2024 के बीच में। 2010 में अमेंड हुआ, 2011 में हुआ, फिर 20 में हुआ, 23 में हुआ, 24 में हुआ, और बार बार जब अमेंडमेंट की गई ना, तो बल्कि रूल्स और ज्यादा स्ट्रिक्ट बना दिए गए फॉरेन मदद लेने के लिए। हर बार रूल्स और ज्यादा टफ होते गए, और कई सारे एनजीओज का तो एफसीआरए का जो लाइसेंस था वो भी कैंसिल कर दिया गया। तो क्यों कर दिया गया ये सारी चीजें, जो मैंने शुरुआत में आपको बताया ना, कि एनजीओज को ना आज के समय में एक शक की निगाहों से देखा जाता है। फॉरेन से मदद मिल रही है मतलब एनजीओ शायद एंटी नेशनल एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे रिलीजियस कन्वर्जन हो गया, धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करवा रहे हैं, या फिर कुछ प्रोजेक्ट जो इंडिया को सुपर पावर बनने के लिए, विकसित बनने के लिए जरूरी है, तो दुश्मन देश जानबूझकर रुकावट डलवा रहे हैं इस प्रोजेक्ट के आगे एनजीओज के थ्रू, या फिर गवर्नमेंट की पॉलिसीज का क्रिटिसिज्म करने के लिए एनजीओज का इस्तेमाल किया जाता है। इस वजह से ना एनजीओज को सस्पेक्ट की निगाहों से देखा जाना स्टार्ट किया गया। इसी वजह से एनजीओज के कामकाज में रुकावट डाली गई सरकार के द्वारा। अब इसका इंपैक्ट देखो ये हो रहा है कि एनजीओ सेक्टर में ना काफी जॉब लॉस हुआ है। पहले लोग बल्कि एनजीओ सेक्टर में अपना करियर बना लिया करते थे, लेकिन आज एनजीओ सेक्टर में काफी अनएम्प्लॉयमेंट है। एनजीओज जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर रहे हैं वो काफी इनकम्प्लीट बचे हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। सोशल सेक्टर का ग्रोथ स्लो हो गया है, जैसे एजुकेशन है, एल्डर्स के लिए काम करना, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स के लिए काम करना, वो सब स्लो हो गया है। और एनजीओज पहले जो सरकार को आईना दिखाया करते थे, मिरर दिखाया करते थे, वो भी काम अब ठंडा पड़ गया है। सरकार को मिरर दिखाने वाले बहुत कम लोग बचे हैं। राइटर बोलते हैं देखो एनजीओज को जब फॉरेन से एड मिलती है ना, वो फायदेमंद एक हिसाब से इसलिए है क्योंकि फॉरेन एड थोड़ा ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है।
एनजीओज को थोड़ी ऑटोनमी मिलती है, वो इनोवेशन लाते हैं काम करने में, ग्लोबल आइडियाज अडोप्ट करते हैं, तो ये सब फायदा होते हैं हम। और देखो एनजीओ सेक्टर को मारना, खत्म करना, तो इसका तो देखो नुकसान ही हो रहा है। नुकसान कैसे हो रहा है? सरकार अपनी अकाउंटेबिलिटी खत्म कर रही है एनजीओ सेक्टर को मार के, गरीबों के राइट्स को इग्नोर कर रही है इनडायरेक्टली, क्योंकि एनजीओज खत्म हो रहे हैं। ग्रास रूट लेवल पे रिफॉर्म लेके आते थे एनजीओज, ग्रास रूट लेवल पे रिफॉर्म नहीं आएंगे, तो ये सब नुकसान होते हैं एनजीओ सेक्टर के मरने की वजह से। तो कंक्लूजन में राइटर ये बोलते हैं, देखो फॉरेन एड का डिमाइस, फॉरेन एड का पतन एक तरफ जहां इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का इंडिकेटर है, लेकिन वॉचडॉग डेमोक्रेसी के लिए एनजीओ सेक्टर का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, हॉट लाइन ऑफ कंट्रोल से संबंधित है। अपना सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हम। सबसे पहले थोड़ा बेसिक्स और बैकग्राउंड हम कवर करते हैं। मुझे आप एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, बॉर्डर कितने टाइप के होते हैं? बॉर्डर का देखो सबसे पहला टाइप होता है इंटरनेशनल बॉर्डर, यानी आईबी। देखो जो इंटरनेशनल बॉर्डर होते हैं ना, वो प्रॉपर लीगली रिकॉग्नाइज्ड होते हैं। दो देशों के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ, फॉर एग्जांपल इंडिया बांग्लादेश के बीच में कि भैया ये हमारा बॉर्डर है, दोनों ने डिसाइड कर लिया, अब वो लीगली रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनल बॉर्डर हो गया। तो ये होते हैं इंटरनेशनल लीगली रिकॉग्नाइज्ड बॉर्डर, यानी आईबी, जैसे इंडिया बांग्लादेश या फिर इंडिया नेपाल, ये पहले टाइप के बॉर्डर हैं। इसके बाद दूसरे टाइप का बॉर्डर है इंडिया और चाइना के बीच में, जैसे एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर है ना, उस पर डिस्प्यूट है, और ये जो बॉर्डर है ना, ये परिसेप्शन बेस्ड है। परिसेप्शन बेस्ड मतलब जैसे ये बॉर्डर है ना, अभी फिलहाल एलएसी है ये, तो इंडिया कहता है कि भैया एलएसी थोड़ा आगे है, ये हमारा एरिया है। चाइना कहता है नहीं, ये हमारा एरिया है, एलएसी थोड़ा आगे है। तो मतलब एलएसी के आसपास इंडिया और चाइना दोनों जो एरिया है ना एलएसी के पास, उसको अपना क्लेम करते हैं, यानी एलएसी को लेके अभी कंफ्यूजन है। दोनों देशों की परसेप्शन अलग अलग है कि कहां पे एलएसी एग्जिस्ट करती है। यह हुआ दूसरे टाइप का बॉर्डर। तीसरे टाइप का बॉर्डर है एलओसी, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है? इसमें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो देखो मिलिट्री एग्रीमेंट के बेस्ड है, लेकिन लीगल बॉर्डर नहीं है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इंडिया और पाकिस्तान के बीच, बस दोनों देशों के मिलिट्री के बीच में सहमति बन गई है कि इस लाइन के इस पार वाला एरिया मान लीजिए इंडिया की मिलिट्री कंट्रोल कर रही है, और इस साइड वाला एरिया मान लीजिए पाकिस्तान की मिलिट्री कंट्रोल कर रही है, तो बीच में हम ये ड्रा कर देते हैं एलओसी, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल। लेकिन दोनों देशों की सरकारों ने अभी इसे रिकॉग्नाइज नहीं किया है, मिलिट्री ने इसे रिकॉग्नाइज किया है, ये है एलओसी। तो ये तीन टाइप के बॉर्डर होते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया? आईबी यानी इंटरनेशनल बॉर्डर, प्रॉपर लीगली रिकॉग्नाइज्ड। दूसरा एलएसी, इंडिया चाइना के बीच में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, परसेप्शन बेस्ड है, दोनों देशों को लगता है कि एलएसी ये है। और तीसरे नंबर पे है एलओसी। एलओसी लाइन तो है प्रॉपर, लेकिन दोनों देशों की मिलिट्री के बीच में अभी सहमति बन गई है कि भैया ये एरिया आप कंट्रोल कर रहे हो, ये एरिया हम कंट्रोल कर रहे हैं, तो बीच की लाइन अभी फिलहाल के लिए हम इसे लाइन ऑफ कंट्रोल मान लेते हैं, लेकिन सरकार ने अभी इसे लीगली रिकॉग्नाइज नहीं किया है। इसके बाद राइटर ना तीसरा जो बॉर्डर है ना एलओसी, इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो है लाइन ऑफ कंट्रोल, इसका थोड़ा सा ना इतिहास बताते हैं। इसका इतिहास क्या है? देखो आपको याद होगा 1947-48 में ना इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध स्टार्ट हो गया था आजाद होते ही। तो उसके बाद जब युद्ध खत्म हुआ तो एक एग्रीमेंट साइन होता है दोनों देशों के बीच में, जिसे बोला गया कराची एग्रीमेंट। ये 1949 में साइन हुआ था। तो 1949 में जो ये कराची एग्रीमेंट साइन हुआ ना, इसने एक लाइन बनाई दोनों देशों के बीच में, सीज फायर लाइन। भाई सीज फायर जब साइन हुआ, यानी फायरिंग जब बंद हुई, तो जो जहां पे था वो वहीं पे रुक गया और बीच में लाइन बन गई सीज फायर लाइन। लेकिन बाद में 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वार हुआ था। तो उस लिबरेशन वार के खत्म होने के बाद में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, शिमला एग्रीमेंट। कौन सा एग्रीमेंट? शिमला एग्रीमेंट। शिमला एग्रीमेंट में कंसेप्ट निकल के आया एलओसी का, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल का। यानी पहले जो सीज फायर लाइन बनी थी ना, उसे शिमला एग्रीमेंट में बोल दिया गया एलओसी, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल।
लेकिन दोनों तरफ से ना ये माना गया कि ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है ना, परमानेंट बॉर्डर नहीं है, सिर्फ टेम्परेरी मिलिट्री होल्ड है। जैसे मैंने आपको बताया, सरकारों ने इसे लीगली रिकॉग्नाइज नहीं किया था। इसके बाद राइटर एक इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं। जैसे देखो, आजकल ना हम खबरें सुन रहे हैं, पाकिस्तान ने सीज फायर एग्रीमेंट का वायलेशन किया और बॉर्डर पे फायरिंग की। तो राइटर बोलते हैं, देखो वास्तव में ना इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई सीज फायर एग्रीमेंट है ही नहीं। सीज फायर का मतलब समझते हो ना, फायर बंद करने का निर्णय, मतलब ना तुम फायर करोगे बॉर्डर पे ना हम फायर करेंगे। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई ऑफिशियल सीज फायर एग्रीमेंट नहीं है, बस एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पहले बनी 2003 में। 2003 में म्यूचुअल सीज फायर अंडरस्टैंडिंग बनी थी कि यार फायर नहीं करते हैं, बहुत नुकसान होता है। लेकिन बाद में वायलेशन इसका होता रहा। 2016 से लेके 2021 के बीच में एक साल में हजार बार सीज फायर अंडरस्टैंडिंग का वायलेशन हुआ। लेकिन देखो 2021 में फिर से इस सीज फायर अंडरस्टैंडिंग को फिर से रिवाइव कर लिया गया कि हाँ यार नहीं करते हैं फायर। उस समय दोनों देशों के जो डीजीएमओ हैं उन्होंने बात की थी और इस 2003 की सीज फायर अंडरस्टैंडिंग को फिर से रिवाइव किया था 2021 में। क्यों किया था उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि दोनों के पास इंसेंटिव था, इंडिया और पाकिस्तान के बीच। इंडिया के पास इंसेंटिव ये था कि चाइना बॉर्डर पे टेंशन्स थी, तो इंडिया चाहता था कि यार कम से कम पाकिस्तान के साथ लगते बॉर्डर पे ज़्यादा टेंशन्स नहीं रहनी चाहिए। और पाकिस्तान ने क्यों साइन किया? पाकिस्तान ने देखो इसलिए साइन किया था क्योंकि अफगान बॉर्डर पे उनकी टेंशन्स क्रिएट हो गई थी। वो भी चाहते थे कम से कम फिलहाल के लिए पाकिस्तान बॉर्डर पे, फिलहाल के लिए इंडिया बॉर्डर पे थोड़ी शांति रहनी चाहिए। तो दोनों के पास इंसेंटिव था। 2021 में सीज फायर अंडरस्टैंडिंग को रिवाइव किया गया। लेकिन अब फिर से जब से पहलगाम अटैक हुआ है ना, तो पाकिस्तान बार बार बॉर्डर पे फायरिंग कर रहा है, जानबूझ के टेंशन्स क्रिएट कर रहा है। पाकिस्तान की स्ट्रेटजी है इंडिया के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने की। इसके बाद राइटर ने कुछ रीजंस बताते हैं कि सीज फायर का जो वायलेशन है वो होता क्यों है, क्या रीजंस हैं। देखो कई रीजंस तो बल्कि ऐसे हैं जो लोकल फैक्टर से इन्फ्लुएंस्ड हैं। क्यों सीज फायर वायलेशन होता है आप हैरान हो जाओगे। कई बार तो लोकल कमांडर खुद ही सीज फायर का वायलेशन कर देता है बिना ऊपर से ऑर्डर आए। कैसे? मान लो अब ये बॉर्डर है इंडिया पाकिस्तान के बीच। अब पाकिस्तान में ना पुराना कमांडर है जो तैनात है यहां पे, इंडिया की साइड नया कमांडर आया है। तो नए कमांडर को टेस्ट करने के लिए पाकिस्तान की साइड कमांडर ने ना बॉर्डर पे सीज फायर का वायलेशन करवा दिया और फायरिंग करवा दी, ताकि नया जो कमांडर है इंडिया की साइड वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, कितना दम है, और या फिर डोमिनेंस इस्टेब्लिश करने के लिए कि भाई देख लो तुम्हारी तैनाती अभी यहाँ पे हुई है, बच के रहो, यहाँ पे हम कभी भी फायर कर सकते हैं, यहाँ पे मतलब हमारी चलती है, ऐसा उसका परिसेप्शन हो सकता है, कायम करने की कोशिश कर सकता है पाकिस्तान की साइड वाला कमांडर या फिर इंडिया की साइड वाला कमांडर। तो लोकल फैक्टर्स हैं, ऊपर से आदेश नहीं आया लेकिन खुद से लोकल कमांडर ने करवा दिया। कई बार देखो लोकल कमांडर्स जो हैं वो टेररिस्ट को इंडिया में इनफिल्ट्रेट करवाने के लिए फायरिंग कर देते हैं ताकि ध्यान भटकाया जा सके। समझ रहे हो? यानी 1999 कारगिल वार के पहले भी इनफिल्ट्रेशन के लिए फायरिंग बढ़ गई थी। और यहां पे अब आप देखिए पहलगाम टेरर अटैक के तुरंत बाद पाकिस्तान ने फायरिंग स्टार्ट कर दी। यानी एलओसी पर कई बार पाकिस्तान फायरिंग करवा के डाइवर्जन क्रिएट करता है। कई बार देखो अपनी मिलिट्री का मोराल ऊपर करने के लिए फायरिंग करवा दी जाती है कि देखो हम डरते नहीं हैं किसी से, तो मोराल ऊपर करने के लिए फायरिंग करवा दी, या फिर जैसे मैंने बताया दूसरी साइड को टेस्ट करने के लिए फायरिंग करवा दी। कई बार ऐसा भी होता है जैसे पाकिस्तान मिलिट्री की ना पोजीशन कमजोर हो गई देश में, तो ना फिर या फिर पाकिस्तान आर्मी किसी इशू से जूझ रही है, तो फिर ना ध्यान डाइवर्ट करने के लिए या फिर अपनी पोजीशन को मजबूत करने के लिए पाकिस्तान की जो आर्मी है ना जानबूझ के एलओसी पर टेंशन्स क्रिएट कर देती हैं ताकि पाकिस्तान की जनता का ध्यान इंडिया के साथ लगती एलओसी पर जाए, पाकिस्तान मिलिट्री की पोजीशन मजबूत हो, और या फिर पाकिस्तान की आर्मी जिस इश्यू से जूझ रही है वहां से ध्यान हटके एलओसी पर आ जाए। या फिर कई बार सर्जिकल स्ट्राइक के डर से भी पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो फायरिंग करवाती है। जैसे अभी उनको डर है कुछ ना कुछ हमला होने वाला है,
तो वो पहले से उन्होंने फायरिंग स्टार्ट कर दी, ये दिखाने के लिए देखो हम कमज़ोर नहीं हैं। ये भी एक रीज़न है फायरिंग स्टार्ट करवाने का। तो ये रीजंस हैं। अगर यूपीएससी पूछ ले कि बार बार सीज फायर अंडरस्टैंडिंग का वायलेशन क्यों होता है, ये सारे रीजंस हैं। और सीज फायर वायलेशन का नेचर कैसा है उससे भी पता लगता है कि कैसा मैसेज दिया जा रहा है। जैसे देखो, स्मॉल आर्म्स का यूज किया जा रहा है वायलेशन में, या फिर मोटार का यूज किया जा रहा है, या फिर स्नाइपर फायर का यूज किया जा रहा है, उससे पता लगता है मैसेज है क्या। बड़े हथियारों का यूज किया जा रहा है तो मतलब सीरियसनेस है। समझ रहे हो? अब बात यह आती है कि जब देखो फायरिंग होती है तो उसे कंट्रोल कैसे किया जाता है। कंट्रोल देखो, सबसे पहले फ्लैग मीटिंग्स लोकल कमांडर्स के बीच में, जो एलओसी पर तैनात है ना लोकल कमांडर्स, उनके बीच में फ्लैग मीटिंग हो गई और बता दिया कि भाई तुम क्या कर रहे हो यार, तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या। फिर है हॉटलाइन। हॉटलाइन तो देखो बड़े अफसरों की मीटिंग है। डीजीएमओ, इंडिया का जो डीजीएमओ है वो दिल्ली में है, जैसे दिल्ली में बैठते हैं, और पाकिस्तान रावलपिंडी में। तो डीजीएमओ के जो ऑफिसर्स हैं वो बात करते हैं, बताते हैं कि भाई वहाँ पे फायरिंग हो रही है, रुकवाओ, तुम्हारे वाला पागल हो गया है। फिर देखो अनरिटन एसओपी है। कई बार क्या होता है कि बॉर्डर पे ना सोल्जर्स के बीच में एक साइलेंट समझौता हो जाता है कि भाई तुम भी चैन से जियो, हम भी चैन से जीते हैं, कम से कम हमारे साइड में हम फायरिंग फुरिंग नहीं करेंगे। तो दोनों देशों के कमांडर्स के बीच में साइलेंट समझौता हो गया। तो ये सारी चीजें हैं कि बॉर्डर पे जब सीज फायर का वायलेशन होता है तो कैसे मैनेज किया जाता है। वायलेशन का सबसे बड़ा शिकार जानते हो कौन होता है? वायलेशन का सबसे बड़ा शिकार होता है दोनों देशों के आसपास रहने वाली जनता। जब देखो फायरिंग नहीं होती है, फायरिंग देखो जब नहीं होती है तो फिर बम्पर क्रॉप होती है, स्कूल्स ओपन होते हैं, मैरिजेस सेफ ढंग से चलती हैं। लेकिन जब सीज फायर का वायलेशन चलता है तो एलओसी के साइड दोनों देशों के जो गांव हैं वहां पे घर जला दिए जाते हैं, जाने जाती हैं, माइग्रेशन होता है, फसलें खराब होती हैं और स्कूल भी बंद हो जाते हैं। ये सारे नुकसान होते हैं। देखो 2021 में जब सीज फायर को रिवाइव किया गया ना, एलओसी शांत हो गया, तो कश्मीर में देखो कुपवाड़ा और पूंछ जैसे एरियाज में ना रिकॉर्ड एग्रीकल्चर आउटपुट हुआ है। और देखो ऐसा नहीं है कि सीज फायर वायलेशन और ग्रे जोन कन्फ्लिक्ट ये सिर्फ इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे है। आप इजराइल गजा का बॉर्डर देख लीजिए। अभी तो चलो इजराइल ने गजा को तहस नहस कर दिया, लेकिन उससे पहले डेली टेंशंस या फिर लिमिटेड फायर देखने को मिलता था। आप नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में जो बॉर्डर है वो देख लीजिए, जिसे डीमिलिटराइज्ड जोन बोलते हैं। वहाँ पे तो लाउड स्पीकर से प्रोपगेंडा और पता नहीं क्या क्या गुब्बारों में ह्यूमन वेस्ट को भर के दूसरी साइड फेंक दिया, और लाउड स्पीकर से एक दूसरे के बारे में कुछ कुछ बोलते रहते हैं। अजीब ही है। रशिया यूक्रेन बॉर्डर देख लीजिए। कुल मिला के देखो राइटर ये बोलते हैं जब तक ओवरऑल पीस नहीं इस्टाब्लिश होती है ना इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो एलओसी तो आपको पता है होती रहेगी और समय समय पे फिर से टेंशन्स क्रिएट होती रहेंगी इस पे। कश्मीर को लेके ना एक मूवी का डायलॉग मुझे याद आता है कि कश्मीर प्रॉब्लम क्यों नहीं सोल्व होती। कश्मीर एक इंडस्ट्री बन चुका है और कश्मीर प्रॉब्लम ना सोल्व होने से ना बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो रहा है। तो इसलिए वो जानबूझ के बार बार इस इश्यू को फिर से भड़काते रहते हैं। जैसे देखो अभी है, कश्मीर में इतना बढ़िया हो गया था, इतने टूरिस्ट आ रहे थे, सबके लिए फ़ायदा था, लोकल लोगों के लिए फ़ायदा, टूरिस्ट के लिए सही, भारत की इकोनॉमी के लिए सही, कश्मीर की इकोनॉमी के लिए सही। लेकिन फिर भी देखो कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि ये सब फ़ायदा हो, उनको अपने फ़ायदे की पड़ी है। मार दिया निर्दोष लोगों को, अब भुगतो, तैयार रहो। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, गिग वर्क से संबंधित है, हार्श रियलिटी ऑफ गिग वर्क इन इंडिया। आप सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। बिजनेस लाइन का ये आर्टिकल है। गिग वर्क का मतलब तो आप समझते ही हो ना, ये जो ऐप बेस्ड टास्क बेस्ड शॉर्ट टर्म वर्क होता है, जैसे उबर ओला या फिर स्विगी ऑर्डर, अर्बन क्लैप पर प्लम्बर को आप बुलाते हो, फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग, ये सब क्या है? ये गिग वर्क है। ये जो वर्कर्स होते हैं ना, ये इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर होते हैं और प्लेटफॉर्म्स बोलते हैं ये हमारे एम्प्लॉय नहीं है, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं। इसका मतलब देखो, इन गिग वर्कर्स को ना तो पीएफ मिलता है यानी प्रोविडेंट फंड मिलता है, ना पेंशन, ना हेल्थ इंश्योरेंस, कुछ नहीं मिलता। इंडिया में देखो 2025 आते आते ना 1,20,00,000 के आसपास गिग वर्कर्स हैं। अब आपको पता है हमारे देश में अर्बनाइजेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, लोग गाँव से शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं।
और इसके अलावा डिजिटल एप्स भी ज़्यादा आ रही हैं। तो अनुमान ये है कि 2055 आते आते हमारे देश में गिग वर्कर्स की संख्या बढ़ के हो जाएगी 5 करोड़। तो ज़्यादातर जो गिग वर्कर्स होते हैं वो कौन होते हैं? अर्बन एरियाज़ में रहने वाले गरीब लोग होते हैं, या फिर माइग्रेंट्स होते हैं बाहर से आए हुए, या फिर यूथ होते हैं। इन्हें पैसों की ज़रूरत होती है तो कोई और काम मिलता नहीं, जॉब्स उतनी है नहीं, तो मजबूरी में ये गिग वर्क ज्वाइन कर लेते हैं कि कुछ तो करें, ज्वाइन तो करें, मतलब पैसा तो आना चाहिए चाहे बेशक कम आए। लेकिन बाद में देखो वो इसी में फंस के रह जाते हैं। फेयर वर्क इंडिया प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट कहती है कि देखो एवरेज मंथली इनकम गिग वर्कर्स की 15 से 20 हज़ार के बीच में है, और ये तब है जब वो देखो 10-12 घंटे काम करते हैं दिन में, 6 से 7 दिन काम करें, तब जाके 15 से 20 हज़ार बनते हैं। और आपको पता है फॉर्मल सेक्टर में तो देखो एक क्लर्क भी शुरुआत में 25 से 30 हज़ार रुपये कमा लेता है। फॉर्मल सेक्टर में एंट्री लेवल पे भी जो शुरुआत करता है ना, उसको पीएफ मिलता है, पेड लीव मिलती हैं, पेंशन का लाभ मिलता है, ये सारे फायदे मिलते हैं। पेंशन वो वाली पेंशन नहीं जो सरकारी पेंशन पहले हुआ करती थी, दूसरी जो सरकार की स्कीम्स हैं, एनपीएस वगैरह हैं, समझ गए। लेकिन गिग वर्कर को क्या मिलता है? कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं, कोई ईपीएफ नहीं, कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं, कोई पेंशन नहीं, कोई पेड लीव नहीं, कोई एक्सीडेंट कवर नहीं। तो आईएलओ ने 2024 में अपनी रिपोर्ट में बोला था कि गिग वर्कर्स को कुछ लाभ नहीं मिलता। तो ये एक प्रकार से ना सोशल प्रोटेक्शन गैप है। क्या है? सोशल प्रोटेक्शन गैप। और इंडिया के जो 1 करोड़ 20 लाख गिग वर्कर्स हैं ना, वो इस गैप के सबसे बड़े शिकार हैं। अब सोच के देखो, एक नॉर्मल एम्प्लॉय जिसने 30 साल तक गिग वर्कर के तौर पे काम किया, उसको क्या मिला? बाद में देखो शरीर कमजोर हो जाता है, इतने समय वो काम नहीं कर पाता, और धीरे धीरे तो शरीर काम करना बहुत बंद कर देता है। मतलब जैसे जैसे बूढ़े होते हैं काम करने में बहुत दिक्कत आती है। तो एक गिग वर्कर जिसने 30 साल काम किया, उसको कुछ भी नहीं मिला रिटायरमेंट के बाद में, जबकि फॉर्मल सेक्टर के बंदे को ईपीएफ में पैसा जमा होता रहता है, तो रिटायर होने के बाद में अच्छा खासा कॉर्पस बन जाता है। अब राइटर ये बोलते हैं देखो 2050 आते आते इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ना 75 ईयर्स हो जाएगी। मतलब एक एवरेज पर्सन हमारे देश में 75 ईयर्स तक जिएगा। तो 50-60 की एज में गिग वर्कर काम करना बंद कर देगा। उसके बाद वो पूरी तरह से सरकार के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म के लिए वो काम कर रहा था वहां से कुछ सेविंग हुई नहीं, ईपीएफ वगैरह था नहीं, पेंशन मिलेगी नहीं, तो वो किस पे डिपेंड हो जाएगा? वो सरकार पे डिपेंड हो जाएगा, सरकार के फ्री राशन पे डिपेंड हो जाएगा। मान के चलो 2055 आते आते अगर 5 करोड़ गिग वर्कर्स हैं, उसमें से बहुत सारे अगर सरकार पर डिपेंड हो जाएंगे, तो सरकार का सोशल वेलफेयर जो बजट है वो उस समय बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो मतलब आज कुछ करने की आवश्यकता है, आज समय है। सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या है? स्किल। जो ये गिग वर्कर्स होते हैं ना, इनको कोई स्किल नहीं मिलती, बस सामान उठाना और ग्राहक तक सामान दे के आना, इसमें कोई स्किल इन्वॉल्व नहीं है। चलो हाँ, अर्बन क्लैब वाले जो हैं वो कुछ ना कुछ करते हैं, जो डिलीवरी वाले हैं वो तो कुछ नहीं कर पाते बेचारे। तो इनको ना स्किल देने की आवश्यकता है, ये नई स्किल नहीं सीख पाते हैं कोई। इवन देखो फॉर्मल सेक्टर में जैसे मैन्युफैक्चरिंग है, आईटी सेक्टर है, वहां पे भी 40% वर्कर्स ना अपनी स्किल्स को समय समय पे अपग्रेड करते रहते हैं। बट आप एक बात बताओ, गिग वर्कर क्या अपनी स्किल को अपग्रेड कर रहा है? 3 साल पहले 4 साल पहले भी वो सामान सप्लाई कर रहा था उठा के स्टोर से, अभी भी वो सामान सप्लाई कर रहा है, तो उसकी स्किल कैसे अपग्रेड हुई? नहीं हुई। देश देखो तभी ग्रो करेगा जब उसकी स्किल में अपग्रेडेशन किया जाएगा। देखो 2020 में ना कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी आई थी। ये कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में ना ये बोला गया कि सारे प्लेटफॉर्म्स ना अपने वर्कर्स के लिए एक वेलफेयर फंड बनाएं। क्या सबने बनाया है? आंसर है नो। 2024 में ऑडिट किया गया था, इसमें पाया गया कि सिर्फ 15% प्लेटफॉर्म्स ने सोशल वेलफेयर फंड बनाया है गिग वर्कर्स के लिए। बाकियों ने बोल दिया कि ऑपरेशनल चैलेंज है, डिफिकल्टी है, इसलिए हम नहीं बना सकते। जबकि देखो दूसरे देशों की बात करें, स्पेन ने तो ये रूल लाया है कि गिग वर्कर्स को प्लेटफॉर्म एम्प्लॉय मानेंगे और जो बेनिफिट एम्प्लॉय को दिए जाते हैं वो सारे बेनिफिट्स दिए जाएंगे। समझ रहे हो? तो लास्ट में राइटर सॉल्यूशन बताते हैं कि देखो गिग वर्कर्स के लिए ना सबसे पहले आप सोशल सिक्योरिटी इंश्योर करो। सोशल सिक्योरिटी को
इन्फोर्स करो, जैसे ईपीएफओ है, हेल्थ इंश्योरेंस है, ये सारे लाभ गिग वर्कर्स को मिलने चाहिए। दूसरे नंबर पे इनके लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चालू करो। इसके लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के बीच में आपस में टाई अप हो सकता है गिग वर्कर्स को स्किल देने के लिए। फिर नेक्स्ट है गिग वर्कर्स को ना फॉर्मल इकोनॉमी से लिंक करो। कैसे किया जा सकता है? जैसे एमएसएमई से लिंक किया जा सकता है। एमएसएमई से गिग वर्कर्स को लिंक करोगे तो कुछ ना कुछ सीखेंगे भी और फॉर्मल इकोनॉमी में भी आएंगे। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया करोड़ों गिग वर्कर्स की फ्रीडम के नाम पे। देखो उनका जो भविष्य है वो दाव पे है, क्योंकि ये गिग वर्क का काम करते हैं ना, इनको इंडिपेंडेंस तो मिलती है बट स्टेबिलिटी नहीं मिलती बिल्कुल भी, और ये पूरी तरह से प्लेटफॉर्म्स के मोहताज होकर रह जाते हैं, उन पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, फिर वो अपनी मनमानी करते हैं। हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था ना, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि एक चौक पे बहुत सारे मजदूर खड़े हैं, कोई कॉन्ट्रैक्टर आता है, वो बोली लगाता है कि मुझे 300 में 3 मजदूर चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ मजदूर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता। तो गिग वर्कर्स का भी ये वही कंसेप्ट है, मॉडर्न स्लेवरी टाइप का है, अगर समय रहते वेलफेयर के स्टेप्स नहीं लिए गए तो। अब लास्ट में रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या डिस्कस किया। हमने देखो एलओसी वाला आर्टिकल डिस्कस किया। हमने ये डिस्कस किया कि देखो एलओसी पर ना बार बार सीज फायर का वायलेशन इसलिए होता है क्योंकि ना वहाँ पे कई बार लोकल फैक्टर्स भी मैटर करते हैं, जैसे लोकल कमांडर अपनी डोमिनेंस दिखाना चाहता है और पाकिस्तान की आर्मी ध्यान भटकाने के लिए ऐसा कर सकती है, टेररिस्ट को इन्फिल्ट्रेट करवाने के लिए पाकिस्तान की आर्मी फायरिंग करवा सकती है। इंडिया की साइड नया कमांडर आया है तो उसकी करेज को टेस्ट करने के लिए किया जा सकता है, अपने जो ट्रूप्स हैं उनके मोराल को इंक्रीज करने के लिए फायरिंग करवाई जा सकती है। तो ये सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से सीज फायर का वायलेशन होता है। और सीज फायर को लेके कोई एग्रीमेंट नहीं है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है जो 2003 में हुई थी, बाद में 2021 में उसे रिवाइव किया गया। और एक रीजन, जैसे अभी पाकिस्तान को पता है इंडिया स्ट्राइक करेगा, तो प्रेशर बनाने के लिए भी कई बार बॉर्डर पे फायरिंग की जाती है। फिर गिग वर्कर से संबंधित आर्टिकल हमने डिस्कस किया। हमारे देश में ना 1.2 करोड़ गिग वर्कर्स हैं। दिक्कत जानते हो क्या है? दिक्कत ये है गिग वर्कर्स के पास में ना कोई सोशल सिक्योरिटी संबंधित बेनिफिट नहीं है, और अगर कोई 20-30 साल काम करेगा तो उसके बाद उनके पास में ना कोई सेविंग नहीं होगी। ये शोर कहाँ से आ गया? इसके बाद उनके पास में ना कोई सेविंग नहीं होगी, वो सरकार के ऊपर डिपेंडेंट होंगे। तो अब ना गिग वर्कर्स को थोड़े स्किल देना जरूरी है, उनको फॉर्मल सेक्टर में लाना जरूरी है ताकि उनका भला हो। उसके स्किल कैसे दी जा सकती है? इसके लिए पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बीच में टाई अप हो सकता है, गिग वर्कर को एमएसएमईज के साथ में लिंक किया जा सकता है, तब फायदा होगा। फिर ये एनजीओज वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया कि फॉरेन एड देखो पहले तो बहुत मिलती थी इंडिया को, अब मिलना बंद हो गई है। अब देखो सरकार को तो फर्क पड़ता नहीं है, हमारे देश की इकोनॉमी काफ़ी ग्रो हो गई है, तो हम फॉरेन एड के भरोसे बैठे भी नहीं हैं। दिक्कत है एनजीओज के लिए। एनजीओज को फॉरेन एड काफ़ी मिलती थी, बट एफसीआरए सरकार ने और ज़रा स्ट्रिक्ट कर दिया है, फॉरेन एड सरकार एनजीओज को मिलना बंद हो गई है, कम हो गई है। और एनजीओज सेक्टर में अनएम्प्लॉयमेंट है, काफ़ी सारे एनजीओज के प्रोजेक्ट रुके हुए हैं। एनजीओज जो पहले सरकार के वाच डॉग का काम करता था अब नहीं कर पा रहा है। ऐसा हुआ क्यों? ऐसा देखो इसलिए हुआ क्योंकि सरकार ना अब एनजीओज को शक की निगाह से देखती है कि ये कहीं हमारे देश की डेवलपमेंट में रुकावट क्रिएट कर रहे हैं दूसरे देशों के कहने पे, कहीं ये देश की पॉलिटिक्स को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। तो अब शक की निगाहों से एनजीओज को देखा जाता है, इस वजह से काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस एनजीओज के ऊपर आए हैं। इवन क्वेश्चन भी आपको इसी से संबंधित अटेम्प्ट करना है, फॉरेन एड से संबंधित ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिए। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।